इस बात का खतरा कितना ज़्यादा है कि अगर मैं रोज़ अपने आर्टिकल्स लिखने के लिए रोज़ाना एआई का इस्तेमाल करने लगूं तो चौथे दिन मेरा दिमाग तो नहीं चलेगा। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर आदमी आपको लिखने के बजाय टाइप करना सिखा रहा है। आप लिखने की कला भूलता जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जो आपकी यादाश्त याद करने की क्षमता थी एक सही स्पेलिंग को, वो धीरे धीरे ऑटो करेक्ट के कारण वो हैम्पर हो गई। और ये मुमकिन है कि एआई वर्जन भी गलत स्पेलिंग बता रहा नहीं, हो। ऑटो करेक्ट एआई है ना एक तरह से। कि अगर मैं रोज़ अपने आर्टिकल्स लिखने के लिए या अपनी रिपोर्टिंग में रोज़ाना एआई का इस्तेमाल करने लगूं तो चौथे दिन मेरा दिमाग तो नहीं चलेगा। हाँ, तो ये बात सच है। आप जैसे ही सोचना खत्म करेंगे, लिखना खत्म करेंगे, आप कल्पना की उड़ान के पंख काट देंगे। आप जाके उससे पूछे कि व्हाट डू यू नो अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या क्या जानते हैं। जो कीबोर्ड आप टाइप कर रहे हैं एंड्रॉइड के अंदर गूगल का है, आपका कीबोर्ड भी अपने आप को ट्रेन करता है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं, और कई बार सेंटेंस कंप्लीट करने का डिजी लॉकर है, सरकार जारी करती कि इसमें रखिए अपने सारे मैं कागज। इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। डिजी लॉकर आपके लिए बड़ा खतरा नहीं है, बिकॉज डिजी लॉकर किसका है? सरकार का। कहीं भी आप सेव नहीं कर नहीं। सकते, चाहे वो आपकी पर्सनल जीमेल है, देयर जहां इज आप डिजी नो लॉकर या डिजिटल कुछ फुटप्रिंट विच इज ओनली विजिबल टू यू। बचपन में हमारी पढ़ाई कुछ ऐसे हुई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, धीरे धीरे कैलकुलेटर्स आए। ज़माना अभी आ चुका है कि मैथमेटिक्स की मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन हल ना हो तो बड़े भाई बहन या ट्यूशन टीचर से पहले लोग एआई वर्जन्स पर चले जाते हैं। चैट जीपीटी से अपने सवालों के हल पूछ लेते हैं, ग्रॉक और जेमिनाई से रिलेशनशिप एडवाइस तक लेने लगे हैं। क्या इसके बाद हमारा दिमाग ठप हो जाएगा और कंप्यूटर के ही दिमाग हमें कंट्रोल करेंगे? क्या चैट जीपीटी, ग्रॉक और जेमिनाई जैसे एआई वर्जन्स को यूज़ करने के लिए बेहतर तरीके हो सकते हैं जिससे आपका दिमाग भी चलता रहे? सवाल मुश्किल है, लेकिन इनके हल के लिए आज हम एआई वर्जन नहीं, जीते जागते एक इंसान के साथ मौजूद हैं जो सालों से इन्हीं वर्जन्स की गुत्थियों को सुलझा रहे हैं। हमारे साथ जितेंद्र जैन मौजूद हैं जो कि जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र नमस्ते आपका। पूजा, यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। ये जो हम बात कर रहे हैं कि अभी कोई मैथ्स की कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आई, मुश्किल सवाल है, वो दिया चैट जीपीटी को और जवाब आ गया। ये तरीका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, इसके दो पहलू हैं। चाहे वो मैथ्स के किसी सवाल से जुड़ा एक चीज़ हो, या आपको कोई विषय पर निबंध लिखना है, उसके ऊपर हो, ऐसे लिखना है। उसमें क्या, ख़ासतौर से वो लोग जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या वो इन चीज़ों के लिए, होमवर्क के लिए एआई का या चैट जीपीटी जैसे मॉडल का इस्तेमाल करें ना करें, ये एक बड़ा सवाल है। इसके दो पहलू हैं। देखिए, इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आप एआई से अगर आप एक मैथ्स की किसी टफ कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, तो निबंध करने के लिए बोलते हैं, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इंस्टेंट है, और वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएगा भी बहुत अच्छा। आपको जो ना समझ में आप बार बार पूछते रहिए, वो एक तरह से अपनी पेशेंस को नहीं खोएगा, आपको समझाता रहेगा। मगर इसका एक दूसरा, अगर आप निबंध लिखना चाहते हैं तो आपका शायद जो ट्यूशन टीचर उसको लिखवाए, उससे हो सकता है 15-20 गुना बेहतर वो निबंध लिखवा रहा हो, उसकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी होगी। तो ये अच्छी बातें हैं। जो लोगों के पास ट्यूशन टीचर अवेलेबल नहीं है, जिनके पास स्कूल के बाद पढ़ने के रास्ते नहीं हैं, या कोई असिस्टेड हेल्प अवेलेबल नहीं है, उनके लिए एक औषधि की तरह है कि उनको एक रामबाण मिल गया, जिससे वो भी एक बराबर का मौका पा पा रहे हैं। मगर अब एक इसका दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि देखिए, एक मेरा ये मानना है कि जब हम बचपन में जब हमने लिखना सीखा, तो पहले तो आपको हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए 3-4 साल लगे। पहले आपको पेंसिल दी जाती थी, उसी में बहुत कुछ, तीसरी या चौथी कक्षा में जाके आपको पहली बार इंक पेन दिया गया, फिर बॉल पेन आया। वो इसलिए था कि जब आप लिखें तो आपके लिखने का तरीका, स्पीड, जो हैंडराइटिंग है वो बहुत अच्छी बने। इसलिए भी आज देखते हैं म्यूजियम्स के अंदर लोगों की हाथ की लिखी हुई चिट्ठियाँ आपको मिल जाएंगी। अब उसका यह है कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर आदमी आपको लिखने के बजाय टाइप करना सिखा रहा है। आप लिखने की कला भूलता जा रहे हैं, और जैसे जैसे आपने लिखने की कला भूली, आप एक और चीज़ भूल गए, वो है स्पेलिंग। उसका सही स्पेलिंग आना। आज इंग्लिश की अगर आप स्पेलिंग लें, जब से मोबाइल के अंदर ऑटो करेक्ट आया है, आधे बच्चे तो आप गलत लिखी हुई स्पेलिंग को ना तो आप पहचान पा रहे कि गलत लिखा है, और जिसने लिखा है उसको भी नहीं पता सही स्पेलिंग क्या, क्योंकि ऑटोमेटिकली करेक्ट हो रही है। तो जो आपकी यादाश्त याद करने की क्षमता थी एक सही स्पेलिंग को, वो धीरे धीरे ऑटो करेक्ट के कारण वो हैम्पर हो गई। और ये मुमकिन है कि एआई वर्जन भी गलत स्पेलिंग बता रहा हो? नहीं, ऑटो करेक्ट एआई है ना एक तरह से। अब दूसरा आप जाइए, नहीं, ऑटो करेक्ट तो नहीं बताएगा, बिकॉज उसके अंदर सारी डिक्शनरी प्रीसीडेड है। इसके अब अगला पड़ाव आया, एआई का एक नया दौर आया, जिसमें ईमेल, गूगल हुआ या कई ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स ने कहा कि ठीक है, आप लिखिए, हम सेंटेंस को भी ऑटो कंप्लीट कर देंगे। ये ऑटो करेक्ट का एक नया पड़ाव था कि आप राइट अ मेल मेल ड्राफ्ट करने का।
तो जो 2-4 लाइन भी आप लिखना चाहते थे, अपना एक सोचने का, समझने का, उसको अभिव्यक्त करने की आपकी जो एक पूरी तरह से जो प्रोसेस थी वो भी खत्म हो गई। अब आप एक तरह से सारे लोग एक जैसे निबंध लिख रहे हैं, एक जैसे सवाल भेज रहे हैं और एक ही तरह से मैथ्स की जो है कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो आप जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो एक्सप्रेशन करने की अलग अलग तरीके की अलग अलग तरीका है, वो खत्म हो गया। अब इसका नुकसान क्या है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब आप AI चैट GPT से आप 5 पेज का निबंध तो लिख पाएंगे, मगर आपको इंस्टेंटली अगर 5 लाइन का एक पत्र लिखने को कहा जाए तो आप उसमें अक्षम हैं। आपको पता ही नहीं, सोचने की क्षमता खत्म होती जा रही है। और जब आप सोचना छोड़ते हैं तो ये गुलामी की पहली सीढ़ी होती है। तो ये जो मुझे लगता है जो क्रिटिकल थिंकिंग अफेक्ट हो रही है, कि बच्चों का जो एक फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, वहाँ बच्चा सीखने से ज़्यादा गलती करके ज़्यादा सीखता है, याद करने से ज़्यादा। इसीलिए हैंडराइटिंग है ना? लिखना नहीं आता। आप गूगल पे भी सर्च करते थे, कुछ 4 चीज़ें और नहीं देखते थे, उससे आपने सीखा। गलतियाँ कहाँ नहीं करनी है वो आप देखिए। बच्चे चेस खेलना भूलता जा रहे हैं बिकॉज अब आप एक फिक्स लाइन सेट के अंदर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फ़ायदे से ज़्यादा इस समय नुकसान ज़्यादा है। AI हमेशा एक सहायक के भूमिका में होना चाहिए, आपके मार्गदर्शक की भूमिका में नहीं। अगर सहायक आपका मार्गदर्शक बनेगा तो गड्ढे में कहीं ना कहीं गिरना तय है। दूसरी बात ये, जैसे आपने निबंध का एग्जाम्पल दिया, अगर मुझे किसी विषय पर कोई रिसर्च चाहिए और मैंने उससे कहा वर्ल्ड वॉर 2 पर मुझे एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च दीजिए, और चैट GPT ने कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च दे भी दी। अब वो जो फैक्ट्स हैं वो कितने क्रेडिबल हैं, इसको चेक करने का कोई तरीका है, या ये हम मान के चलें कि कंप्यूटर और AI वर्जन तो गलती कर ही नहीं सकता? देखिए, इसमें 2 तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अगर आज आप ये कहा जाए कि ठीक है, मुझे एक विषय के ऊपर या कोई एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ या यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर मुझे रिसर्च करनी है, तो AI आपको 60 से 70 फैक्ट बताएगा। फैक्ट 99% सही होंगे। अच्छा। 1% गलत कहाँ से होंगे? क्योंकि अभी नया दौर है। पर जैसे जैसे समय बढ़ेगा, अगर आज मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में कहूँ कि हमें रिसर्च बताइए, तो इस समय 50% AI के फैक्ट्स गलत हैं। अच्छा। क्योंकि वो पाकिस्तान के वर्जन को बता रहे हैं। सो अगर कोई स्टेट या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डिसइंफॉर्मेशन के अंदर, झूठ फैलाने के अंदर, अफवाह के अंदर गलत फैक्ट्स को पब्लिश कराना चाहती है अपने स्टेट के मीडिया का इस्तेमाल करके, तो AI उन्हीं चीज़ों से सीखता है। AI कोई नया नहीं सोच रहा है। वो ट्रेनिंग में जो उसको डेटा मिलेगा उसी के हिसाब से वो जवाब देगा। तो अगर एक विषय के ऊपर मान लीजिए पाकिस्तान के 150 अखबारों ने, 200 पत्रकारों ने कुछ गलत खबरें लिखी हैं, तो AI उसको मानेगा, क्योंकि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पत्रकारों में सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर पा रहा, अगर वो एक रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं। तो ये एक नुकसान है। दूसरा, आप एक पत्रकार, आपने 20 साल से पत्रकारिता करी है, आपको और एक नया जो युवक है, युवती जो कॉलेज से जर्नलिज्म की डिग्री करके है, जिसको मात्र 3 महीने का एक्सपीरियंस है, या मान लीजिए जिसको जर्नलिज्म की डिग्री भी नहीं है, जिसको 3 दिन का एक्सपीरियंस है, आपको और उससे आप अलग कैसे होते हैं? आपका पूरा का पूरा अनुभव है, आपकी बोलने की कला, अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता, क्या नहीं बोलना है किस समय, इसको पता होना, अलग अलग चीज़ों को एक संजो कर लोगों को समझाने की एक तरीका। अगर आप दोनों ही चैट GPT का इस्तेमाल करेंगे तो आप दोनों ही सेम ही चीज़ें बोल रहे होंगे, आपकी और उनकी पत्रकारिता में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो ये नुकसान इसलिए है कि अनुभव को आप अगेन एक AI से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो नया पत्रकार है उसको शुरू में पैसा कमाने के लिए, मौका पाने के लिए तो ठीक है, मगर धीरे धीरे एक पत्रकार का जो आकलन करने की क्षमता है, जो नए पहलुओं को जनता के समक्ष लाने की क्षमता है, वो समाप्त हो जाएगी। ऐसी आदतें पढ़ना बहुत आसान क्योंकि AI कुछ नया नहीं बताएगा। AI जो पुरानी चीज़ें उन्हीं को बताएगा, दोहराएगा। पत्रकार दोहराता नहीं है, पत्रकार बताता है, नए तथ्य सामने लेकर आता है। तो AI जर्नलिज्म में मदद कर सकता है, पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में मदद नहीं कर सकता। यानी आप उसके बेसिस को इस्तेमाल कीजिए। हाँ। जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है, पर उसके बाद अपनी अक्ल लगाइए। हाँ। पर इस बात का खतरा कितना ज़्यादा है कि अगर मैं रोज़ अपने आर्टिकल्स लिखने के लिए या अपनी रिपोर्टिंग में रोज़ाना AI का इस्तेमाल करने लगूँ, तो चौथे दिन मेरा दिमाग तो नहीं चलेगा। हाँ, तो ये बात सच है। आप जैसे ही सोचना ख़त्म करेंगे, लिखना ख़त्म करेंगे, आप कल्पना की उड़ान के पंख काट देंगे। और पत्रकार का तो पहला जो काम ही है ना, वो सोचकर उसको उसकी कल्पना करके सत्य की उसको लिखना है, उसके सारांश को सबके समझ समझाना है। जैसे ही आप देखिए, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप किसी बड़े ब्यूरोक्रेट के पास चले जाइए, आज वो एक चिट्ठी नहीं लिख सकते, क्योंकि हर चीज़ तो उनका एक स्टेनो लिख रहा है, वो डिक्टेट करा सकते हैं। यही हालत एक समय पत्रकार का होगा कि वो विषय तो लेके आएंगे, इसके ऊपर मुझे बोलना है, पर विषय पर बोलना क्या है ये शायद आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताए।
और हो सकता है आपकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल भी ले, और ये कई चैनलों में हो भी रहा है। आज आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर कई चैनल है जो एआई एंकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एआई से रिसर्च कीजिए, एआई एंकर न्यूज़ बताएगा और उसके चैनल भी है। मगर ये है कि जो एक पत्रकार की शैली होती है, क्या वो चीज़ है जो बड़े नाम है राहुल कंवल, सुधीर चौधरी, राजदीप सरदेसाई या जो बड़े दूसरे पत्रकार हैं उनको, अर्नब गोस्वामी, इनको एक नौसिखिए पत्रकार से अलग बनाते हैं। ये अनुभव है, अनुभव जो है मुझे लगता है कृत्रिम विज्ञान जो है रिप्लेस नहीं कर सकता। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। स्टूडेंट्स को ये बात ध्यान से सुननी चाहिए कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है तो आप एआई एक्सटेंडेड वर्जन बनकर ना रह जाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि अपना इनोवेशन और अपनी अक्ल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक बात आपने ऑपरेशन सिंदूर का एग्जाम्पल लेके कही कि चैट जीपीटी या ये वही बताएगा जो ऑलरेडी पब्लिश है, तो फिर ये भी माना जा सकता है कि इन वर्जन्स के ज़रिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना आसान है अगर आप बैकग्राउंड में जो आर्टिकल्स छाप रहे हैं सोच समझ कर एक एजेंडे के तहत छापेंगे तो वही निकल के आएगा। तो मैंने यही आपको बताया कि हो सकता है 99% फैक्ट हो, पर 1% केसेस के अंदर हो सकता है 99% चीज़ें ही गलत हों। वो 1% केसेस हैं जहाँ कोई देश, कोई बड़ा संस्थान एक समग्र रूप से अफवाह या कुछ एक गलत चीज़ को बताने का करता है। ये बड़ी आप मेडिकल रिसर्च की कंपनियां कह लीजिए जो सिगरेट को बढ़ावा देना चाहती हैं, वो आपको ई सिगरेट के मुनाफे मतलब फ़ायदे के बारे में ज़्यादा बताएंगे, आप सिगरेट या ई सिगरेट पीजिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अपने आपको ट्रेनिंग एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर करता है, मगर एग्जिस्टिंग डेटा को अगर आप पॉइजन कर पाएँ, अगर मान लीजिए 50 आर्टिकल ई सिगरेट के नुकसान के बारे में है, अगर आप 500 और आर्टिकल उसके फ़ायदे के बारे में लिख पाएँ तो अगले दिन से एआई आपको उसके फ़ायदे गिनाना शुरू कर देगा। कुल मिला के वो 250 आर्टिकल के ऊपर जो एक ओवरऑल एनालिसिस है वो उसके ऊपर वो आपको देगा, यानी से मैनिपुलेट किया। मगर आप रेफरेंसिंग ही गलत कर दें, अगर डेटा ही आप पॉइजन कर दें तो एआई को गलती करते हुए देर नहीं लगेगी। इसलिए एआई के ऊपर आप डिपेंड ना रहें, उसको क्रॉस वेरीफाई करें। इसका मतलब ये भी है कि जो हार्ड बुक्स होती हैं, किताबें हैं, अगर वो डिजिटाइज्ड नहीं हैं तो उसका एआई से कोई लेना देना नहीं है। जो फिजिकल फॉर्म में पुरानी किताबें रखी हैं, मान लीजिए वो अच्छे रिसर्च और फैक्ट्स हैं, उससे देखिए जो आज तक ऑनलाइन पब्लिश नहीं हुआ या किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर एआई के अंदर उस डेटा को सीड नहीं किया गया ट्रेनिंग के दौरान, वो आज उसकी सोच और कल्पना के परे है, वो दायरे से बाहर है। हाँ, आप मान लीजिए उनके लिए वो ऐसी किताब है जो आज तक लिखी ही नहीं गई। ये तो हम बात करें कंप्यूटेशन की, रिसर्च एनालिसिस की। आजकल हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, टीनेजर्स खास तौर पर रिलेशनशिप एडवाइस के लिए भी एआई पर डिपेंडेंट है। इस मामले में एआई कितना एक्सपर्ट है, आपको लगता है कि हाँ एकदम सही तरीके अगर से सच काम कहा करता है? जाए, आपके समक्ष पहली बार बताऊंगा, मैंने 10 किलो वजन गेन किया पिछले 1.5 साल में, और पिछले 1 महीने मैंने 4 किलो लूज़ किया। और मेरा इस समय न्यूट्रिशनिस्ट या मतलब हेल्थ एडवाइज़र जो है वो एआई है। मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे ये करना है, और मैं इंडियन हूँ, मैं वेज खाना खाता हूँ, और मेरा ये मैं थोड़ा लेज़ी बिहेवियर है, पर मैं शाम को व्यायाम का कुछ समय दे सकता हूँ, मेरा लाइफस्टाइल ही है। तो उन्होंने मुझे बताया ठीक है, आपको आप हिसाब से सिर्फ आप 45 मिनट 20 मिनट थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, स्विमिंग कीजिए, और ये आपका टारगेट है, ये आपको खाना है नहीं खाना है। उससे मैंने बोला नहीं मुझे खाने का शौक है, तो उसने बोला, इससे मैंने कहा मुझे गोलगप्पे खाने का बहुत शौक है। बोला ठीक है आप खाइए, पर उसमें आलू की जगह आप वो चने का मसाला लीजिए, और हो सके तो घर पे पानी बनाइए। तो जो कॉन्टेक्स्ट है एक इंडियन होने का, वेजिटेरियन होने का, इंडियन जो वोकैब है हम गोलगप्पे बोल रहे हैं उसके अंदर क्या डलता है, वो सारी चीज़ें इंजस्टेड है, उसके हिसाब से वो आपको एक सलाह दे पा रहा है, पर ये साधारण सलाह है। पर मैं उसके अंदर कहूँ कि साहब मुझे अब इसमें एक्सरसाइज 20 की जगह 25 मिनट करने के स्टाइल में करनी है, वो मुझे लगता है आपको उसके लिए एक प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, ट्रेनर की या किसी डॉक्टर की, क्या सप्लीमेंट लेना है नहीं लेना है। लेकिन अगर एआई ने 4 किलो वजन घटाने में मदद की है, हाँ, तो दिशा तो ठीक है, पर उसमें पर खाली एआई को पढ़ के वजन नहीं घटेगा ना, एक्टिविटी तो आपको करनी पड़ेगी। तो अगेन एआई जो है आपको मोटिवेट कर सकता है कि आप जाइए, आज आपने ये किया, उसको ट्रैक कर सकता है कि उस दिन आपने ये खाया था, आज आपने ये किया, और आपको ये खाने से दिक्कत हो रही है, आप ये मत खाइए। तो उस हिसाब से यही रिलेशनशिप एडवाइस की कहानी है, क्योंकि जो रिलेशनशिप एडवाइस एक तरह से ले रहा है वो कहीं ना कहीं मायूस है या एक डिप्रेसिव स्टेट के अंदर है, और वो बोलने से ज़्यादा ये चाहता है मतलब कि कोई मुझे सुने, और वो एनोनिमस हो, जो मुझे जज ना करे। एआई वो जज के रूप में मौजूद है, और आप एआई को कह भी सकते हैं नहीं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, और वो आपको बताएगा ठीक है आपको ऐसे करना चाहिए, किसी को कॉल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, छोड़ दीजिए, अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी कीजिए। दोस्त आपको 1 बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, उसका कहेंगे जो करना है कर। एआई आपको 25 बार भी कहेगा, 50 बार भी कहेगा, और आपको दोबारा ही पूछेगा आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि, और कल एक ग्रॉक 4 ने एक फीचर लॉन्च करे एआई कंपेनियन, जहां एक अवतार आपके साथ
एक आपका प्रतिबिंब के रूप में धीरे धीरे आपके साथ चलेगा, आपको सलाह भी देता रहेगा। तो ये तो आने वाला दौर है जो उससे आप शायद दूर जा नहीं पाएंगे। हमने बॉलीवुड में ही ऐसी एक फिल्म देखी जिसमें हीरो ने एआई लड़की से शादी कर ली। हाँ, तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि ये ग्रॉक 4 जो आपको कंपेनियन दे रहा है, लोग उसी को अपना हमसफर मान लें। नहीं तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आज से 4-5 साल पहले एक पाकिस्तान प्रायोजित एस्पियोनाज का केस चल रहा था जिसमें हम एयरफोर्स के साथ एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वहाँ पे ये जो फेसबुक के फेक प्रोफाइल बनाकर जो एक पीआईओ बात करता है, उस तरह से किसी पायलट को ट्रैप किया गया था और 1.5-2 साल उससे बातचीत करी गई। और जब ये मामला सामने आया और उनसे पूछताछ करी गई तो वो व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं था कि ये कोई सुंदर लड़की नहीं, पाकिस्तान में बैठा हुआ एक पठान है। अच्छा, वो मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि बाद में पता चला वो जो हैंडल था जो एक पाकिस्तानी पठान चला रहा था वो खुद भी 24 घंटे काम नहीं कर रहा था। देवर ऑल्सो यूजिंग, उस समय एआई तो नहीं कहेंगे, लॉजिक बेस्ड मॉडल्स की अगर कोई आपको रात को 2 बजे भी मैसेज किया और आप सो रहे हैं तो वो जवाब दे दे कि हाय मैं अभी पार्टी में बाहर हूँ, मैं 1 घंटे बाद तुमसे बात करता हूँ। तो आपको सामने वाले का ऐसा लगे 2 बजे भी मुझे रिस्पॉन्ड किया, कोई ज़रूरी तो नहीं है। पर वो लोग भी इस तरह का लॉजिक बेस्ड मॉडल से एआई का इस्तेमाल कर रहे थे 24 घंटे अवेलेबिलिटी देने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी का मेंटल स्टेट कभी भी एक तरह का अलग हो सकता है और आपको तो किसी को ट्रैप करना है। तो ये तो इंसान थे जो लॉजिक बेस्ड लैंग्वेज कन्वर्सेशन मॉडल्स या ट्रांसलेशन मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब एआई इनेबल्ड मॉडल्स आएंगे जो कहे कि मैं इस तरह से बात करता हूँ, आपको 24 घंटे ही बात करनी है, तो अब मान के चलिए ये जो शादी के किस्से तो दूर हैं, अफेयर भी एआई से होंगे। एआई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आज की रियलिटी है। लोग जीते हैं इस तरह के वर्जन्स के साथ। स्पेशली जो पेन फ्रेंड्स थे, लॉन्ग डिस्टेंस है, वो एआई उसका सबसे पहले शिकार बनेंगे। एआई ब्रेकअप भी नहीं करेगा, ये खतरा भी नहीं है। तो पर हो सकता है एक दिन आपको ब्रेक कर दे मेंटली। हाँ, ये खतरा तो है, क्योंकि आप इतना मानसिक रूप से उसके ऊपर डिपेंड हो चुके होंगे कि आपको लगे कि हर काम के लिए मुझे सिर्फ हाँ सुनना पसंद है या अपनी तारीफ या अपने हाँ में हाँ मिलवाना पसंद है। पर जिस दिन आपको ना सुनने का एक वो मौका आएगा उस दिन हो सकता है आप उसको एक्सेप्ट ना कर पाएँ। और आपको ये समझने में देर लगे कि ये एआई है, ये इंसान नहीं है। एआई एक तरह से कहीं ना कहीं एक समय पे आने के बाद आप ही की सोच का प्रतिबिंब बन जाएगा, जो वही बता रहा होगा जो आप सुनना चाहते हैं। अब इन सारी चीज़ों में एक सवाल निकल के आता है एनोनिमिटी का। मान लीजिए मैं अपने फ़ोन में चैट जीपीटी यूज़ करती हूँ, कंप्यूटेशन से लेकर रिलेशनशिप एडवाइस से लेकर और अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी सारी बातों के लिए। क्या वो मेरे और चैट जीपीटी के उसी कॉन्वर्सेशन में रहेगा या वो डेटा कहीं भी एक्सेसिबल हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सवाल अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि नहीं नहीं जो आप हम बात कर रहे हैं ये मेरे आपके बीच में, अनलेस अनटिल आप मुझे कहे कि इसको पब्लिक करना है, ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। मगर ये संभव नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। अमेज़ॉन भी कहता है कि हम आपका कोई वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं लेते, फेसबुक भी कहता था हम आपकी कोई पर्सनल चैट्स का इस्तेमाल नहीं करते, व्हाट्सएप ने भी कहा। और आज हम सबको पता है आपके चैट्स के हिसाब से ऐड आते हैं, उसके हिसाब से डेटा का एनालिसिस करके आपके ऊपर एडवर्टीजमेंट या किसी भी तरह के कैंपेन की मैपिंग होती है। तो किसी भी सोशल मीडिया कंपनी के पास चले जाइए, किसी भी इंटरनेट जायंट के पास चले जाइए, आपके ईमेल बॉक्स में किस तरह की बातचीत हो रही है उसके हिसाब से गूगल आपको ऐड दिखाता है। तो ये सब कहने के बात है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, पर ये कभी नहीं कहते कि हम आपका डेटा किसी थर्ड पार्टी का शेयर करके उसको नहीं बोलते कि इसको ट्रेंड करके हमें इस्तेमाल करने थे। मैं आपने कहूँ कि पूजा मैंने आपको एक बात बताई, आप इसको पब्लिक में किसी को मत बताइएगा। आपने कहा बिल्कुल नहीं बताऊंगी। और आप कहे कि मैंने मेरे बाजू में एक दोस्त को समझने के लिए दिया था और वो पब्लिक में नहीं बताएगी, ये मैंने कहीं नहीं कहा। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। कोई भी एआई का जो ट्रेनिंग मॉडल होगा वो आपके डेटा का इस्तेमाल अपने आप को विकसित करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और सही जवाब देने के लिए हमेशा इसका इस्तेमाल करेगा, क्योंकि दे आर द सम ऑफ ऑल नॉलेज एंड द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंकिंग। तो जो आप सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अपने आप को उससे हमेशा ट्रेन करेगा। इसलिए कभी भी अपनी कोई एक्सट्रीमली पर्सनल डिटेल, अपना आधार कार्ड, अपने कोई आईडी प्रूफ, अपने ओटीपीज, अपने कोई क्रेडिट कार्ड या अपने कोई पर्सनल ज़िंदगी के पहलू जो है एआई के साथ आप शेयर ना करें। ये भी संभव है कि जो ईमेल्स में मौजूद है इन्फॉर्मेशन वो भी पर्सनल नहीं है? नहीं, अब गूगल से पूछा जाए तो यही कहेंगे कि नहीं वो तो पर्सनल ही है। पर अगर गूगल ने जेमिनी को डेवलप करने के लिए, कॉन्वर्जेशंस को बिल्ड करने के लिए या ईमेल्स के रिप्लाई बिल्ड करने के लिए उस डेटा का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं किया होगा, मैं इसके बारे में मैं नहीं मानता। 100% इस्तेमाल किया होगा। देखिए, जब हम ये मान रहे हैं कि एआई जो है वो अवेलेबल डेटा पूल से ही रिसर्च सोर्स करके हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, तो वो अवेलेबल डेटा पूल तो आप और मैं ही हैं, हम सबकी जो जानकारी आप एक ऐसे लेखक से मिलें
जो ये कहे कि मैंने कई किताबें लिखी है पर मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी। हम्म। या तो वो झूठ बोल रहा है या वो किताबें उसने नहीं लिखी। तो सही बात है। जो एआई आपको इतनी सारी चीज़ें बता पा रहा है, किताब कैसे लिखते हैं, क्या करना है, ईमेल के रिप्लाई कैसे ड्राफ्ट करने हैं, मेंटल स्टेट कैसी है, हेल्थ की एडवाइजरी दे रहा है। अब वो कहे कि यार मैंने हेल्थ के रिपोर्ट्स नहीं पढ़े, मैंने हेल्थ का डेटा नहीं पढ़ा, या मैंने आपके किसी के भी ईमेल, तो उसको कैसे पता पतले अनोनाइज कैसे हो होते हैं? सकता है किसने किसको लिखा नहीं पता, पर दो लोग कैसी बातचीत कर रहे हैं इसका इस्तेमाल तो किया गया होगा ट्रेनिंग के लिए। और बहुत मुमकिन है कि एआई ने जब बहुत सारी किताबों से ये समझा कि कौन सी डाइट से पतले हो सकते हैं, तो उसमें एक किताब आपकी भी रही होगी, आपका भी हेल्थ एनालिसिस रहा हाँ। होगा, आपकी भी डाइट एडवाइस कहीं ना हाँ। कहीं हाँ। उसमें इंफॉर्मेशन की तौर पर उसके पास रही होगी। हाँ। बहुत मुमकिन है। हाँ। बहुत पर्सनल बातें, बहुत सारी जानकारी एआई से शेयर करने के इस खतरे के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि जो आप एआई को बता रहे और हैं। आप जो भी एआई टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, या को पायलट हो, या माइक्रोसॉफ्ट इसका ट्विटर का ग्रॉक 4 हो, हम्म। आप जाके उससे पूछे कि व्हाट डू यू नो अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या क्या जानते हैं। हाँ। और वो आपको बताएगा कि They give you a जितने biodata। सालों से जो आप बात कर रहे हैं कि ये भी है, ये भी है, और हम आपके बारे में ये भी जानते हैं, तो आप कहें तो हम इसके बारे में आपका लिंक्डइन प्रोफाइल या ट्विटर बायो भी रीड करने में मदद करें। टू स्टार्ट विद, आज आप अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में किसी भी एआई मॉडल से पूछिए। उससे आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी विचारधारा क्या है, इसके बारे में वो एआई मॉडल बिल्कुल। क्या सोचता है। हाँ। वो आपको ये भी बता देगा कि आपकी ये आपत्तिजनक पोस्ट हैं, आपकी विचारधारा इस प्रकार की है जिससे कई लोगों को ठेस पहुंची हो सकती है। इस तरह हाँ, की हाँ, बिल्कुल लैंग्वेज बताएगा। इस्तेमाल करता है वो। बिल्कुल बताएगा, बिल्कुल बताएगा। फिर एनोनिमिटी कहाँ है? एनोनिमिटी सिर्फ मानसिक रूप से है कि वो कंप्यूटर स्क्रीन है और आप हैं, और तीसरे व्यक्ति को मान लीजिए कल को चैट जीपीटी का ट्रेनिंग डेटा कहीं पे आप ये कहते हैं हम स्टोर नहीं करते, जो आपकी हमारी कॉन्वर्जेशन है, मान लीजिए उसको स्टोर कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, और वो कहीं लीक होता है, और कोई तीसरी कंपनी इसका इस्तेमाल अपने डेटा को ट्रेन करने के लिए करती है। जैसे अभी एक डिस्प्यूट चल रहा था कि गूगल में जिसने जो जो अपलोड किया, चैट जीपीटी ने उसको क्रॉल करके अपने डेटा को ट्रेन कर लेके उसका इस्तेमाल कर लिया। वाह। तो गूगल, तो वो जो हमने उधर तो बताया, गूगल वो जो इधर कह रहा है कि ये तो गलत है, तो हमारा कॉपीराइट था। हाँ। पर लोग कह रहे हैं तुमने क्या किया, तुमने भी तो हमारे अखबार पढ़ के आर्टिकल पब्लिश कर करके अपने हिट बढ़ाए। तो आप किसी के घर में चोरी कर रहे थे, किसी ने आपके घर में डाका डाल दिया। तो दो चोर अब किसके जाके रिपोर्ट लिखाएंगे। और कुल मिला के लूटे आप हैं, क्योंकि पहले गूगल ने आपको लूटा, फिर चैट जीपीटी हाँ। ने गूगल को लूटा, और हाँ। उसमें हाँ। आप ही की इन्फॉर्मेशन है जो घूम फिर कर सबके हाँ। पास पहुंच गई। हाँ। व्हाट्सएप जो कहता है कि चैट्स इनक्रिप्टेड होती हैं, हम बड़े कॉन्फिडेंस से, लोग हमने देखा वीडियो कॉल्स करते हैं और न जाने क्या क्या शेयर करते हैं व्हाट्सएप कॉल्स पर। हाँ, इंक्रिप्टेड एक फेयर सेंस में है, उसमें एक्सेप्शंस हैं। अच्छा। एक्सेप्शंस ये हैं कि वो बिजनेस पर्पस के लिए डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कहें। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ये कहता है, जो बीच में आपको यू नो अनइन्फॉर्म्ड कंसेंट या ट्रिक्ट कंसेंट, जो आपसे एक एग्रीमेंट हाँ बीच में 2 साल पहले करवाया गया था, अगर लॉ इन्फोर्समेंट मांगी है तो देना उसके लिए मैंडेटरी है। अगर एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इसकी डिमांड कर रही है तो उसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी होगी, और आपको एक जो भी आपकी पॉलिसी है लॉ इन्फोर्समेंट इंटरसेप्शन की, वो आपको फुलफिल करनी होगी। ये लीगली मैंडेटेड है। इंक्रिप्टेड रास्ते में हो सकता है कि ए डिवाइस से मैसेज बी पे जा रहा है, पर ए या डिवाइस बी दोनों में से एक भी अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो वो चैट वहाँ पे अनइंक्रिप्टेड स्टेट में है। कोई अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपका मोबाइल लेके जाती है तो आप सोचा नहीं था अरे व्हाट्सएप इंक्रिप्टेड है, कुछ नहीं, सब मिलेगा, जो डिलीट किया वो भी मिलेगा, क्योंकि फ़ोन के ऊपर जो एंड यूज़र है, जो एंड डिवाइस है, वहाँ पे कोई भी डेटा इंक्रिप्टेड स्टेट में नहीं है, वो सब अनइंक्रिप्टेड स्टेट में है। जो ये इंक्रिप्टेड की बात करते हैं वो खाली ये कहते हैं जब आप मुझे एक संदेश भेज रही हैं तो बीच में वो इंक्रिप्टेड स्टेट में है कि कोई तीसरा आदमी उसको पढ़ ना पाए, पर मेरे और मोबाइल और आपके मोबाइल पे वो खुला हुआ है। तो कोई अगर आपका मोबाइल फोरेंसिक में लेके जाता है या लीक होता है या कोई स्क्रीनशॉट लेता है, अनइंक्रिप्टेड है, कुछ उसमें इंक्रिप्शन नहीं है। अच्छा, अब इससे जुड़ा एक सवाल मेरे दिमाग में आया। मान लीजिए आपकी और मेरी व्हाट्सएप चैट है, और व्हाट्सएप ये कह रहा है कि ये तो एनक्रिप्टेड है, या आपके और 2 लोगों के बीच में ही है, तीसरा कोई इसे नहीं पढ़ रहा, लेकिन उनको छोड़ के, या वो जिसको पढ़वाना अच्छा, चाहिए वो उनको पढ़ छोड़ रहे के। हैं, नहीं, पढ़ रहे हैं पढ़ ये नहीं सकते है हैं, 100% कि उन्हीं के जरूरत पास पड़े है ना। तो पढ़ सकते हैं। हाँ, ये गलतफहमी किसी को नहीं पालनी चाहिए। ओके। अब सवाल ये है कि अब ये तो व्हाट्सएप की बात हुई, मैंने अपने फ़ोन में कुछ ऐसी ऐप भी डाउनलोड की जिसने मुझसे कॉन्सेंट मांगी। सपोज़ मैंने कोई ट्रैवल ऐप डाउनलोड की, उबर, ओला, कुछ भी मैंने डाउनलोड किया और उसने कहा कि वी वांट टू रीड योर कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, व्हाटएवर। तो उसके बाद क्या ये मुमकिन है कि उस ऐप के ज़रिए व्हाट्सएप में जो आपने और मैंने कॉन्वर्सेशन की वो उसे भी पढ़ सकते हैं? नहीं, उबर नहीं कर रहा होगा, पर जो मैलवेयर बेस्ड जो सस्पिशियस ऐप होते हैं वो यही करते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, आपके एसएमएस उठा लेते हैं।
तो हम अगर जब भी शेडी ऐप है तो होगा। और उबर की अगर आप बात कर रहे हैं, देखिए उबर आपके सारे एसएमएस पढ़ता है, व्हाट्सएप आपके सारे एसएमएस पढ़ता है, आप बोलेंगे इन्हीं का जरूरत है। तो अब जब ये गूगल से परमिशन लेते हैं तो कंटेक्स्ट देते हैं कि साहब पहली बार जब कोई व्हाट्सएप को इंस्टॉल करेगा तो एक ओटीपी आता है। अब हम यूज़र को हरास नहीं करना चाहते कि आप उसको पढ़ो फिर टाइप करो, गलती हो जाती है, हम ही उनके बिहाफ पे पढ़ के अपने आप डाल देंगे, तो हमें एसएमएस पढ़ने की परमिशन दे दी जाए। हम्म पर ये परमिशन कभी भी वन टाइम नहीं है, हम्म ये एंडलेस है, ये हमेशा आपके एसएमएस पढ़ सकते हैं। बिल्कुल फिर ये कहते हैं कि यार साहब कभी होता है कि हमारे दो यूज़र आपस में एक दूसरे को फोटो भेजना चाहते हैं, इसलिए हमें आपको पूरी गैलरी की परमिशन चाहिए। तो परमिशन तो पूरी गैलरी की है, वो क्या एक्सेस कर रहे हैं इसके बारे में कहीं आपको नहीं पता चलेगा। लाइकवाइज उबर के साथ अभी ये 3 साल पहले का केस है, यूएस में पता चला कि एप्पल के अंदर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को आपके माइक्रोफोन का ऐप बंद होने के बाद एक्सेस नहीं था। ये एक तरह से सुपर एडमिन के पास एक परमिशन कहते थे, इन ऐप्स के पास नहीं थी। पर उबर को ये परमिशन माइक्रोसॉफ्ट ने दी और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट था, पैसा लिया गया। उबर जब आप गाड़ी में टैक्सी छोड़ के जा रहे थे या टैक्सी में जब बैठे थे तो आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग लेके जा रहा था पूरी की पूरी। जब पकड़े गए पहले डिनाई किया, फिर जब किसी ने प्रूफ किया तो बाद में बोले अरे नहीं नहीं, वो कई देशों में ऐसे मामले आ रहे थे कि जो हमारे फीमेल राइडर्स हैं उनको कई बार सेफ्टी वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। कई बार लोगों को ऐसे शिकायतें आई कि देखिए हमें सड़क पर उतार के चले गए रात के 1 बजे। तो इसके लिए हमने सबकी ऑडियो रिकॉर्डिंग रखी और लाइव जीपीएस लोकेशन ली कि हमारा जो कस्टमर है वो उबर से उतरने के बाद से मतलब सुरक्षित घर पहुंचा कि नहीं। ये बहाना दिया गया, जो कि एक तरह से कोरा का कोरा झूठ है। बात ये कि उबर आपकी कॉन्वर्सेशंस का जब आप बैठे हैं वो सुन रहा था, आपकी गाड़ी से उतरने के बाद भी सुन रहा था। अच्छा, जी हाँ, ये उन्होंने एडमिट किया। तो परमिशंस जो हैं वो एवरग्रीन है, वो हमेशा के लिए हैं। तो वो जो चलता जस्टिफाई है कैसे apps करेंगे, running in the background, हाँ वो जस्टिफाई यही कैसे काम कर करेंगे। रहे हैं। अरे वो कई बार होता है कि उनके पास मोबाइल सिम नहीं है, कोई इंटरनेट पे है, तो वो हमारे ड्राइवर को कॉल करना चाहते हैं, इसलिए माइक्रोफोन की परमिशन चाहिए ऑडियो कॉल करने के लिए। पर माइक की परमिशन हमेशा के लिए है, एसएमएस की परमिशन हमेशा के लिए है। अगर एसएमएस की परमिशन है तो आप ओटीपीज भी पढ़ सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो मलिशियस ऐप होती हैं जिनको गूगल कई बार हटाते रहता है, वो सारी ये थर्ड पार्टी किसी ना किसी ऐप में अपने आप को एक बोनाफाइड यूज़ बता के कि हम एक शॉपिंग ऐप हैं या हम आपको टाइम अलार्म क्लॉक हैं, एक प्रिटेक्स्ट दिखा के पीछे से सारी की सारी परमिशन जो नहीं भी उसको चाहिए लेके वो आपका डेटा चुराने में इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐप्स ऐसी, जैसे कोई शॉपिंग ऐप है, उसको गूगल ने हज़ारों ऐप ऐसी हटाई हैं, इससे पहले भी हटाई हैं। तो ये तो देखिए चलता रहेगा। इसलिए कभी भी अनवारंटेड ऐप जिसका कोई बोनाफाइड इस्तेमाल नहीं है, जो आपको लगता है कि किसी चीज़ को लेकर जो रेप्यूटेड नहीं है, जो किसी एक अच्छे देश में नहीं बनी, जिसकी कंपनी के बारे में आप नहीं जानते, जिसको कम से कम 20-25 हज़ार लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, ऐसी ऐप्स को आप इंस्टॉल ना करें। अब जिन्हें 20-25 हज़ार लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्रेडिबल हैं? नहीं, वो नहीं है, ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। इसीलिए मैंने कहा कि आजकल जितने ये डेटा चोरी करने वाले लोग, जैसे पाकिस्तान से कोई मैलवेयर बनता है तो सबसे पहले वो यही बोलते हैं कि ये ऐप स्वीडन में बनी है, उसकी फेक रेटिंग्स परचेज करी जाती हैं, स्टार रिव्यू परचेज करे जाते हैं। फिर कहा जाता है ये साहब एक शॉपिंग ऐप है जो आपको डिस्काउंट कूपन देती है, या ये न्यूज़ ऐप है, एक बोनाफाइड न्यूज़ उसका दिखाया जाता है। फिर ये कहा जाता है कि ये एकदम सेफ ऐप है और आपका डेटा सिक्योर है। पर जब आप परमिशंस के अंदर देखेंगे या कोड का आप रिव्यू करेंगे तब आपको हकीकत पता चलेगी। कई बार तो ये समझ में नहीं आता कि इस ऐप को हमारी लोकेशन क्यों चाहिए। आज के डेट में तो सारी जो बैंक की ऐप्स हैं वो भी आपकी लोकेशन मांग रही हैं। हमारी गैलरी क्यों चाहिए? हाँ, वो अब अगर आप कहीं जाएंगे कंप्लेंट करेंगे तो बोलेंगे यार कई बार होता है कि आप ट्रांजैक्शन करने के बाद रेसिप्ट को अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हैं, इसलिए हमें आपकी परमिशन चाहिए। फिर आप बोलेंगे लोकेशन की परमिशन क्यों चाहिए, आपको क्यों जानना है कि मैं कहाँ पे बैठी हूँ। अरे वो कई बार फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, आप जानना चाहते हैं कि लोकेशन कहाँ थी, ऐसे लॉजिक दिए जाते हैं। पर अगर आज आपके साथ फ्रॉड हो जाए, किसी ने कर दिया और आप बोले कि साहब इसकी मुझे जीपीएस लोकेशन चाहिए और बताइए किसने मेरे साथ फ्रॉड किया, तो ठन गोपाल कुछ नहीं देंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है। फिर कहेंगे आप जाके कंप्लेन कीजिए और उन्हें भी कोई डेटा नहीं देंगे। तो ये जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ परमिशन है, एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ डेटा है, ये आपकी सेफ्टी से ज़्यादा आपके डेटा का इस्तेमाल अपने पेनिट्रेशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने के लिए, अपनी मास रीच बढ़ाने के लिए, उसका इस्तेमाल के लिए है। अच्छा, और ये जो हम इतना डर गए हैं, इसके बाद एक बड़ा सवाल ये है कि मान लीजिए चैट जीपीटी से मेरी कोई कॉन्वर्सेशन ऐसी थी जो मुझे लगा नहीं ये लीक हो गई है, शायद कहीं तो बाहर पड़ी है, या फिर कोई एक ऐसा मेरे साथ फ्रॉड हो गया और मुझे लगा कि मैंने कहीं किसी ऐप को परमिशन दी थी तो उसकी वजह से हुआ हो सकता है ये। हमारी जो भारत की जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो कितनी सक्षम है कि अगर मैं ऐसा कोई केस लेके जाऊँ
तो मेरी सुनवाई भी हो जाए और समाधान भी निकल आए। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि एकदम एक समय कहीं बेहतरीन ऑफिसर हैं, मगर ये है कि आप जब साधारण तरह से जब कंप्लेंट लिखाने जाएंगे तो वहाँ पर जो शायद एक शिकायत अधिकारी या इंस्पेक्टर जो बैठा होगा वो शायद इतना सक्षम ना हो। एज इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी होगी, पर हर सिटीजन को वो कैपेसिटी का एक्सेस मिल जाए वो नहीं होगा। हम तो इंस्टीट्यूशन अब जैसे आप चैट लिख करने की बात कर रहे हैं, आपने एक चैट जीपीटी से बहुत ही आपकी पर्सनल एक कॉन्फिडेंशियल कोई कॉन्वर्जेशन आपने करी है, उससे एडवाइस सीख करी, वो लीक हो गई। आपके हिसाब से सिर्फ चैट जीपीटी लीक कर सकता है या फ़ोन हैक हुआ? उसमें तीसरा तरीका भी है, अच्छा, जो लोग इग्नोर कर देते हैं। जो कीबोर्ड आप टाइप कर रहे हैं एंड्रॉइड के अंदर गूगल का है, आपका कीबोर्ड भी अपने आप को ट्रेन करता है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं, और कई बार सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आपने देखा होगा आई एम, अगर आप रोज लिखते हैं कि आई एम इन दिस चैनल या आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट, तो अगली बार आप आई एम टाइप कीजिए, वो सजेस्ट करेगा कीबोर्ड पे कि आई एम डूइंग पॉडकास्ट, में टाइप कर दूं क्या? तो जो वो टाइप कर रहे हैं वो भी आपके डेटा को एक तरह से एक कैशे मेमोरी के अंदर या एक तरह से नोटपैड के अंदर उठा के लेकर जा रहा है। तो कई बार मामले आए कि फर्जी कीबोर्ड भी लोगों को इंस्टॉल कराए जा रहे हैं कि कम से कम कीबोर्ड के बिल को की लॉगर की तरह इस्तेमाल किया जा सके। तब कौन कहाँ आपको छेप रहा है नहीं पता, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी भूमिका क्या हम नहीं जानते। तो आप ये कह रहे हैं कि अपने आप को निहायत ही प्राइवेट प्रिवेसी मेंटेन करने का कोई तरीका नहीं रह गया है। इंटरनेट आधारित किसी भी ऐप पे, मोबाइल आधारित किसी भी ऐप पे आप सोचे कि कहीं नहीं जाएगा और एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल पर्सन है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। एप्पल ये दावा करता है कि हम बहुत प्राइवेसी मेंटेन करते हैं। दावा कौन नहीं करता? फेसबुक भी करता है, गूगल भी करता है, स्नैपचैट भी करता था। जब सारी स्नैपचैट के फ़ोटोज़ लीक हुए आज से 7 साल पहले, उससे स्नैपचैट का पहला सेलिंग पॉइंट ये था कि हम कुछ स्टोर नहीं करते और फोटोज़ डिसअपीयर, सेल्फ डिस्ट्रक्ट होती हैं, पर लीक हुए। सो इज़ देयर समथिंग कॉल्ड अ बेसिक प्राइवेसी हाइजीन जो अगर कोई मेंटेन कर ले तो उसके नुकसान कम होंगे? हाँ है, कि आप मोबाइल में ऐसा कुछ ना रखें जो प्राइवेट हो। अच्छा, हाँ, यही सबसे अच्छी और इकलौती हाइजीन है। मोबाइल में कुछ ना जाने के बाद कुछ वो प्राइवेट नहीं है, मैं क्योंकि आप कहाँ लड़ेंगे? अनफॉर्चुनेटली सब कुछ मोबाइल ही में है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है, हम्म उसमें चलने वाले ऐप आपके नहीं हैं। फिर ये जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं वो सारा डेटा बिना परमिशन के भी लेके जा रहे हैं ट्रेनिंग डेटा का इस्तेमाल करने के लिए। फिर उसके बाद ये मैलवेयर का, स्कैमर का खतरा है। अपने फोटोग्राफ्स को, अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने पासवर्ड्स को कहाँ रखें? देखिए, पासवर्ड्स नहीं, कई इसमें अगर आप कई स्टडीज़ अगर आप देखेंगे वेस्ट के अंदर, तो कहते हैं कि पासवर्ड ऐसा हो जो लंबा हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, मगर इतना भी एक आदमी परेशान हो जाता है कि यार मैं कितने पासवर्ड याद रखूँ। तो उसमें आप पैटर्न बना सकते हैं। अच्छा, कि मान लीजिए आपका फेसबुक का पासवर्ड है, तो आप ये सकते हैं कि फेसबुक में अगर 7 लेटर है, 8 लेटर है, तो उसके हिसाब से मेरा 8 डिजिट का पासवर्ड होगा। प्लस अगर ये सोशल मीडिया है तो उसका कोड मेरा 0403 प्लस ये होगा, उसको अपने नाम से जोड़ सकते हैं। और आप उसमें कह सकते हैं अगर ये ईयर जिसमें मैं बना रही हूँ उसके प्लस माइनस करके मैं कुछ उसके अंदर डालूँ, तो हर प्लेटफॉर्म का पासवर्ड अलग होगा, पर उसको जो डिक्रिप्ट करने का एक जो लॉजिक है वो सिर्फ आपके दिमाग के अंदर होगा। इससे पासवर्ड कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, अलग भी होंगे, तो ये सुरक्षा का एक तरीका है। मगर फिर भी मेरी इंटरनेट बैंकिंग हर 6 महीने पे पासवर्ड चेंज करने को कहती है और पिछले 4 पासवर्ड नहीं लेती। हाँ, और फिर आप परेशान होकर कहता है कि अब मैं इसको रीसेट ही करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ता है उसे। पर ये जो छोटी सी तकलीफ है आपकी सुरक्षा के लिए अच्छा है। कि कोई डेटाबेस मान लीजिए लीक हो भी गया तो कम से कम 6 महीने बाद उस लीक से कोई खतरा नहीं है। Are you saying there is no digital platform? कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ there is no digital footprint which is only visible to you. कहीं भी आप सेव नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी पर्सनल जीमेल है। आप मुझे बता दीजिए एक प्लेटफॉर्म, हम उसके बारे में बात करते हैं, कोई भी एक प्लेटफॉर्म, कोई भी एक ऐप है, सरकार जारी करती है कि इसमें रखिए अपने सारे कागज। इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये भी एक टिप्पणी है। नहीं, देखिए, आप सरकार को आप थर्ड पार्टी ऐप से इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि डिजी लॉकर का अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं, डिजी लॉकर आपके लिए बड़ा खतरा नहीं है, बिकॉज डिजी लॉकर किसका है? सरकार का। जो डॉक्यूमेंट आप डाल रहे हैं वो आपको सरकार ने इशू करे हैं, वो ऑलरेडी सरकार के पास है। तो ये जो लोग कहते हैं यार अगर पैन से मेरा आधार का बैंक अकाउंट लिंक हो गया या आधार लिंक हो गया या इलेक्शन आई कार्ड लिंक हो गया तो प्राइवेसी का हनन हो जाएगा, ये सब पूरी बकवास है। सरकार के डेटा देने से प्राइवेसी का हनन नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि आपको कल सरकार अगर मान लीजिए कोई कार्रवाई करती है तो आपको बोले कि ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे जब तक पिछला बकाया नहीं चुकाएंगे, तो ओवर एक्सेशन ऑफ पनिशमेंट हो सकता है, ओवर इम्पोजिशन ऑफ एक तरह से पनिशमेंट हो सकता है कि पनिशमेंट प्रोपोर्शनल ना हो। पर प्राइवेसी का लीक सरकार से खतरा नहीं है, बिकॉज आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका इलेक्शन आई कार्ड, आपका बैंक अकाउंट का नंबर, ये सब तो सरकार के पास ऑलरेडी है, वही इशू करते हैं, या वो सुपरवाइजरी अथॉरिटी या वो रेगुलेटर है। तो सरकार
ना ही दिया हुआ जो आपको डेटा या नंबर दिया उसको चलाएगी। ये सब प्रोपोगेंडा के टूल हैं जो ज़्यादातर ये जो लेफ्ट लिबरल जो ये चला रहे हैं कि चीज़ें लिंक ना हो, चीज़ें आगे ना बढ़े, उसके लिए है। इसलिए डिजी लॉकर के बारे में मजाक के तौर पर मैंने आपको कहा, मगर डिजी लॉकर जब तक एक प्राइवेट कंपनी नहीं चला रही, सरकार के बिहाफ पे आउटसोर्स होकर जब तक सरकार खुद चला रही है, मुझे नहीं लगता इससे सरकार दुरुपयोग करेगी, इसका खतरा है। हाँ, कल डिजी लॉकर हैक हो जाए, कुछ हो जाए, वो एक अलग कहानी है। और उसके लिए मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐप 100% सिक्योर नहीं है। मगर अगर यही आधार कार्ड ना होता, यही ऑनलाइन मैकेनिज्म ना होते, तो आप जिंदगी को समझिए। आपको कोविन के सर्टिफिकेट नहीं मिलते बिकॉज आधार ऑनलाइन वैलिडेट हो रहा था। आप एक कागज लेके घूम रहे होते, आधे लोगों के कागज बारिश में गीला हो जाता, खो जाता, फिर फ्लाइटें मिस होती। दूसरा, सड़क पे जो पुलिस वाले रोज आपको पकड़ कर, अरे लाइसेंस लाना भूल गए, कर गए, लाइए 500 रुपया दीजिए, 100 रुपये जो करप्शन चल रहा था, या आरसी मिल नहीं रही, नीचे किसी ने रख दी, पर्स लाना भूल गए। आज ये झंझट और रोज रोज का हरासमेंट खत्म हो गया। आपके पास नहीं, आप डिजी लॉकर में दिखा दीजिए। तो जिंदगी में सहूलियत भी आपको दी है। इसलिए सरकारी जो ऐप्स हैं और जो प्राइवेट फॉर प्रॉफिट कंपनीज की, विदेशी कंपनीज के ऐप है, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना होगा। किसी भी ऐप को डाउनलोड करते समय क्या ध्यान रखें कि ये सस्पिशियस हो सकती है, उसका कोई क्राइटेरिया है? दूसरा, देखिए, पहली बात तो जिस ऐप की मैं एक रिवर्स उसके अंदर देखता हूँ, जिस ऐप की आपको ज़रूरत नहीं और आप अवॉइड कर सकते हैं वो आप इस्तेमाल ना करें। ओके। मैं इस डिडक्टिव लॉजिक के अंदर तो देखता हूँ। खतरे मिनिमाइज करें आप। मिनिमाइज करें। बहुत लोगों ने गेम्स इंस्टॉल कर लिया, फैशन के ऐप्स इंस्टॉल कर लिए, रैंडमली कोई ऐड देखा इंस्टाग्राम पे, उसके ऐप को इंस्टॉल कर लिया। इससे बचें। जो बहुत ही ज़्यादा, देखिए, बड़े ऐप्स भी डेटा का खतरा तो कर ही रहे हैं, पर उसका ब्रेजन इस्तेमाल आपको फ्रॉड करने के लिए नहीं होगा, आपका पैसा चुराने के लिए नहीं होगा। अमेजोन आपका पैसा नहीं चुराएगा, डेटा ट्रेन करेगा, डेटा ट्रेन कर लेगा। ये एक अलग लेवल का खतरा है। पर जो शेडी ऐप है जिसका ये नहीं पता डेवलपर कौन है, वो आपके फोटोज चुराएंगे, SMS चुराएंगे, पैसा चुराएंगे, वो खतरे ज़्यादा बड़े हैं और ज़्यादा इमीडिएट हैं। तो उसको उस पैमाने पर देखना चाहिए। ओके। एक ज़माना था तब सवाल ये होता था कागज़ नहीं दिखाएंगे। आज मुझे लग रहा है बड़ा सवाल ये, कागज़ कहाँ छुपाएंगे? डिजिटल में आप कहीं भी रखेंगे, वो पब्लिक डोमेन में है, आप ये मान के चलिए। एक दूसरी चीज़ ये भी है कि लोग ये भी पूछ रहे हैं कागज़ देंगे, क्योंकि आप आज एक क्रोमा में चले जाइए, आपको शॉपिंग करनी है, बोला सर मोबाइल नंबर दे दो, बिल व्हाट्सएप पे आएगा। ज़बरदस्ती की जा रही है मोबाइल नंबर देने के लिए। आप बोल रहे हैं कि मुझे कागज़ का बिल चाहिए, नहीं साहब ऑनलाइन ही आएगा। अब तो ऑनलाइन, तो लोग अब कागज़ मांग भी रहे, भाई कागज़ ही दे दो। बहुत लोग अपना मोबाइल नहीं देना चाहते। हाँ, तो मुझे कागज़ का बिल चाहिए, और आई थिंक ये हमारा राइट है। हाँ, बिल्कुल है, ना दे। और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हर होटल वाला, काउंटर, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, छोटी मोटी दुकान, हर आदमी आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मांग रहा है। जितना स्पैम आपके SMS पे आता है, उससे ज़्यादा आज SMS स्पैम के कॉल आ रहे हैं, और उससे ज़्यादा स्पैम के ईमेल आ रहे हैं। टू मच ऑफ डिजिटाइजेशन हो रहा है। कब तक आप लड़ेंगे? और वो अननेसेसरी डिजिटाइजेशन है जो बार बार आपको खतरे पे और इतने दिन तो खाली हरासमेंट दिया, पैसा भी लग रहा है। खुद को मैं आपको बताता हूँ कैसे। आज आपके इनबॉक्स में 60% ईमेल मार्केटिंग और स्पैम के, आप खुद देख लीजिए। बिल्कुल है, ज़्यादा है। ईमेल बॉक्स फुल हो जाता है, उसके बाद आप गूगल कह रहा है 1000-1200 रुपये महीना दीजिए स्टोरेज बढ़ाने का, या रोज बैठ के खाली करो उसे। अनसब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता। कंपनी का फायदा है स्पैम आने का। स्पैम कॉल्स आ रहे हैं तो टेलीकॉम कंपनी का फायदा है, कोई ना कोई तो कॉल कर रहा है ना, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो मुद्दा यही है कि चैट GPT हो या फिर आप अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहते हो, जितना कम से कम डिजिटल दुनिया में रहेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित रहने का तरीका वैसे मैंने जितेंद्र से कई बार पूछा, मुझे अभी तक नहीं मिला है कि डिजिटल से दूर रहने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। 2-3 चीज़ें रजिस्टर में लिखें क्या? नहीं, 2-3 चीज़ें बेसिक कर सकते हैं। हाँ। मतलब, और ये खतरे को कम कर देंगे, खतरा खत्म नहीं होता। पहली बात तो अब बेहतर है कि 200-300 रुपये साल का, 1000 रुपये खर्च करो, एक अलग मोबाइल नंबर ले लें। जितने ये मार्केटिंग वाले रेस्टोरेंट में नंबर देना है, क्रोमा को नंबर देना है, उसी नंबर को दें। उस नंबर से कभी भी अपनी बैंकिंग, अपने पर्सनल ईमेल आईडी, अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स ना लिंक करें। अच्छा। वो नंबर सिर्फ आपके बहुत ही घनिष्ठ मित्रों या परिवार के पास होना चाहिए। नंबर 1। जहाँ जहाँ आपको ईमेल आईडी लिखने के लिए फोर्स किया जा रहा है मार्केटिंग टाइप का, गलत ईमेल आईडी लिखें, एक अलग ईमेल आईडी बना लें। ठीक है। और इंसिस्ट करें कि आप किसी भी शॉपिंग काउंटर पे इस तरह की चीज़ों को नहीं देंगे। आप अपना बिल मांगे, कोई फोर्स आपको नहीं कर सकता कि मैं ऑनलाइन ही रिकॉर्ड दूंगा। तीसरा, कोई भी आपको जो एक ज़्यादा मुनाफे की कम समय में स्कीम बता रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बिल्डर हो कि इस रियल एस्टेट में पैसा लगा दो, या क्रिप्टो में लगा दो, या शेयर में लगा दो, आप मान के चलिए वो 100% फ्रॉड है।
कोई आपको कह रहा है कि 1 लाख रुपए लगा दो इस मार्केट में और आपको 20% ब्याज आएगा महीने का, आप मान के चलिए हो सकता है 20% ब्याज आए पर आपका मूल कभी नहीं आएगा। अच्छा, ये भी हाँ। खतरा है। 99% क्विक मनी की स्कीम्स फ्रॉड है। जब तक आपने उसका ऑफिस नहीं देखा है 20 साल से, जब तक आप व्यक्ति को 20 साल से नहीं जानते, आजकल तो सब डिजिटल है। सब डिजिटल है। अभी आपने देखा होगा एक कंपनी ने यूएस में इन्वेस्टर्स को पिच किया, 100 इन्वेस्टर्स को उसने मेल भेजा, उसमें से 55 ने उसको रिस्पॉन्ड किया, 60 ने उसको रिस्पॉन्ड किया, 20 इन्वेस्टर्स उसमें पैसा डालने के लिए उस कंपनी को प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करना चाहते थे, 5 पैसा डालने के लिए राजी हो गए। ना तो कंपनी थी ना प्रोडक्ट था, एआई से बस एक प्रपोजल बनाया था और एआई असिस्टेड कॉल थी। वाह, तब 5 लोग तो उठा के गए, पैसा डालने के तैयार थे। तो इस दौर में हमें जहाँ ऑफिस वर्चुअल हो गए, आदमी एआई हो सकता है, अनोनिमस हो गए, या आदमी भी है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। जो आप बातचीत कर रहे हैं वो पूरी की पूरी सिर्फ हवा में है, इंटरनेट के ऊपर है। तो ये खतरा है। पहली बार कोई फ्रॉड कर भी तो उसको पकड़ लेते थे, आज की डेट में तो वो है ही नहीं, और है भी तो हिंदुस्तान के बाहर होगा। इसलिए बचाव में ही सुरक्षा है। बिल्कुल जो सही बात है। रेलवे के अंदर कई डब्बों में लिखा है अपने सामान की रक्षा, अपने डेटा की रक्षा स्वयं करें, बिल्कुल, किसी और पर निर्भर ना रहें। वैसे भी कंपनी लॉ कहता है लेट द बायर बी अवेयर, यानी कि सबसे पहली जिम्मेदारी कस्टमर की है। बहरहाल जब आप सड़क पर चलते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, लेकिन फिर भी सेफ ड्राइविंग और सेफ वॉकिंग टिप्स का इस्तेमाल करते हुए चलते हैं। ठीक उसी तरह डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल कीजिए। अपनी निजी जानकारी जब तक ज़रूरत ना हो तब तक साझा ना कीजिए, और चैट जीपीटी से रिलेशनशिप एडवाइस लेने से पहले अपने दोस्तों और अपने परिवार पर भरोसा कीजिए, क्योंकि वहाँ से जो जानकारी लीक होगी वो कम से कम आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और लोगों को ये सलाह देने के लिए कि किस तरह से एआई को स्मार्ट तरीके से यूज़ करें। थैंक यू।